हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम करंट अफेयर के रूप में कवर करने वाले हैं। तो किन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमको डिटेल में जानना है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से, जानेंगे कि ये किसे दिया गया। उसके बाद हम बात करेंगे PM विश्वकर्मा योजना, ये क्यों न्यूज में बना हुआ था कल, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जितनी भी योजनाएं रहती हैं जो चर्चा का केंद्र बनी रहती हैं, उन्हीं से एग्जामिनर प्रश्न पुट ऑफ करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, आज हम जानेंगे कि ये क्या है और ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे साल्टन सागर, बरबेरा बंदरगाह और डेरियन गैप, ये जो तीनों टॉपिक हैं ये हमारा एग्जामिनेशन हॉल में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करने वाली हैं, तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम बात करेंगे नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा 2023, यानी कि नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2023 में जितने भी कार्य किए हैं उसको लेके एक डेटा प्रोवाइड करवाया गया है और यहां से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले हैं जो कि आपको कोई ना कोई एक प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। यहां पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, भारत विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पे है। दूसरा, भारत विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पे है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शन है केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों कथन असत्य है या फिर दोनों कथन सत्य है। अगर इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज 4 जनवरी आज के दिवस के बारे में। तो बता दें कि आज विश्व ब्रेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार माध्यम के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसके आविष्कार जो है लुई ब्रेल ने किया था और उन्हीं का जन्मदिन 4 जनवरी 1809 में हुआ था उनका जन्म। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। ब्रेल कोई भाषा नहीं है बल्कि यह एक कोड है जिसका उपयोग किसी भी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। ब्रेल कई भाषाओं में उपलब्ध है जैसे संस्कृत, अरबी, चीनी, हिब्रू, स्पेनिश व अन्य भाषाएं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी स्पेशल में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है और ये निश्चित ही आपके एग्जाम RO PCS 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पे पहला पॉइंट है श्री रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास की जन्म स्थली चित्रकूट के राजापुर का समग्र पर्यटन विकास होगा। इसमें स्मारक के किनारे सुंदरीकरण, औषधि पौधे वाले पार्क का निर्माण शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जन्म स्थली है वो चित्रकूट के राजापुर गांव में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम सिटी यानी कि प्रयागराज में UPSTDC द्वारा प्रबंधित उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करते हैं जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब चूंकि ये यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये कहां पे है? प्रयागराज में है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, IIT कानपुर ने वर्ष 2023 में 122 बौद्धिक संपदा अधिकार दाखिल करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अशोक लीलैंड इलेक्ट्रिक बसें बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में ग्रीन फील्ड प्लांट स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मंत्री S जयशंकर और पीयूष गोयल द्वारा भारत मंडप में उत्तर प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड में उत्तराखंड राज्य को दूसरा स्थान मिला है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यूपी स्पेशल में, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि 18 वर्ष से कम आयु के किशोर और किशोरियों के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने पर रोक लगाई जाएगी और अगर वाहन स्वामी वाहन चलाने को देता है तो 3 साल की सजा, 25,000 रुपए का जुर्माना दंड स्वरूप लिया जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसको आप ध्यान रखे रहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो यहां पे पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के कवरत्ती में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वोत्तर की 45 बालिकाओं वाला एक बैंड पहली बार राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में पार्टिसिपेट कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यापक नेटवर्क के हरित आवरण सूचकांक को विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, जो कि इसरो के तहत कार्य करता है, के साथ 3 साल की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में अब तक 22 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हो चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इरेडा के नाम से जानते हैं, ने वर्ष 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष का नाम दिया है। तो हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आप ध्यान रखें। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जेवीके पावर लिमिटेड की 100% शेयर धारता के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ओला इलेक्ट्रिक बनी TLI मंजूरी प्राप्त करने वाली देश की पहली भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस लिमिटेड ने घोषणा किया है कि भारत अपनी अगली पीढ़ी के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 या फिर जिसे हम GSAT-N2 के नाम से जानते हैं को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत सरकार ने बताया कि हथियारों के सबसे बड़े खरीदार रह चुका भारत अब सैन्य साजो सामान का निर्यातक बनकर उभर रहा है। नए भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब 16,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी आर्सेलर मित्तल ने परिसर में एशिया की पहली हाइपरलूप सुविधा बनाने के लिए IIT मद्रास के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्यों के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं और यह समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है। आपको ध्यान रखना है, अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फ्रांसवा बेटनकोर्ट मेयर्स 100 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाली दुनिया की पहली और 12वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं। अब चूंकि ये दुनिया की पहली महिला बनी है जिनके पास 100 अरब डॉलर की संपत्ति है, तो हमारे एग्जाम के लिए ये नाम इंपॉर्टेंट होगा, फ्रांसवा बेटनकोर्ट मेयर्स, ये आप ध्यान रखेंगे। 70 वर्षीय बेटनकोर्ट मेयर्स लॉरियल के बोर्ड की उपाध्यक्ष हैं, जो 241 बिलियन पाउंड की दुनिया भर में फैली हुई एक कंपनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कुश्ती की तदर्थ समिति अगले 6 सप्ताह के अंदर ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान में अंडर 15 और अंडर 20 श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन करेगी। तो ये रहे कुछ शॉर्ट न्यूज यानी कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल में, जानते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके काम की मान्यता के लिए प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बता दें कि इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी। भारत में खाद्य सुरक्षा और स्थिरता सहित कृषि के क्षेत्र में वैश्विक प्रभाव डालने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आजीवन योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही बता दें कि पहला पुरस्कार मतलब कि पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो दिया गया था वो डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग को 15 मार्च 2005 को प्रदान किया गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PM विश्वकर्मा योजना की कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं, एक प्रकार से रिवीजन होगा। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
इसकी शुरुआत की गई थी। यह योजना लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी और मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाई गई है, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था व मूल्यांकन व वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने पर ध्यान दिया गया है। तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपको ध्यान रखना है 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो बता दें, न्यूज ये है कि केंद्र सरकार ने स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SKAO के नाम से जानते हैं, में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने 1250 करोड़ रुपए के अंतरराष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना स्क्वायर किलोमीटर एरे में भारत की भागीदारी के लिए मंजूरी दे दी है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी एक अंतर सरकारी संगठन है जो रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित है। इसका मुख्यालय ब्रिटेन में है, ये आप ध्यान रखेंगे। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी परिषद ने फरवरी 2021 में विश्व के सबसे बड़े अपने रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना के लिए मंजूरी दी थी। यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का प्रस्ताव है जो अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में स्थित होगा। दिसंबर 2020 में प्यूर्टो रिको में स्थित विश्व की सर्वाधिक प्रचलित रेडियो दूरबीन अरेसीबो के नष्ट होने के बाद इस नए उद्यम को और भी महत्वपूर्ण के रूप में इसको देखा जा रहा है। अब इसके सदस्य देशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यूके शामिल हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इसका मुख्यालय लंदन में है और इसके सदस्य देश हैं। उसमें अगर आपको देखना होगा तो आप ये देखेंगे कि अफ्रीकी कंटिनेंट से केवल एक कंट्री है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, और इसमें भारत भी शामिल है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जो वर्षांत समीक्षा 2023 जारी की गई है। यहां से हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और वास्तव में यहां पे ऐसे पॉइंट मिले हैं जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन्हीं में से कोई ना कोई एक प्रश्न एग्जाम में मिलने वाला है। तो पहला पॉइंट है, COP26 में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पे है, पवन ऊर्जा क्षमता में भी चौथे स्थान पे है और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पे है। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है फैक्ट है। और आज के प्रश्न का आंसर भी यही है कि पवन ऊर्जा में भारत चौथे ही स्थान पे है, 5वें पे नहीं है। 5वें पे सौर ऊर्जा क्षमता में है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19,774 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को कार्यान्वित कर रहा है। मिशन का व्यापक उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। तो आपको राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में भी आज रिवीजन करना चाहिए, जिसकी शुरुआत 4 जनवरी 2023 को की गई थी। जुलाई 2023 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सारे डेटा जो है नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बताए गए हैं। नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने लद्दाख में 12,000 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ 13,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की एक योजना भी बनाई है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कहां पे है, लद्दाख में है। नेक्स्ट पॉइंट है, नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन को 2 किलोग्राम CO2 इक्विवेलेंट पर केजी H2 से अधिक वेल टू गेट उत्सर्जन यानी कि जल उपचार, इलेक्ट्रोलिसिस, गैर शोधन, सुखाने और हाइड्रोजन के संपीड़न सहित नहीं होने के रूप में परिभाषित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना लागू कर रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट है, सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना के विकास की योजना दिसंबर 2014 में शुरू की गई थी, जिसकी कुल क्षमता 20,000 मेगावाट थी। इसके अलावा मार्च 2017 में 2025-26 तक सोलर पार्क योजना की क्षमता 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 40,000 मेगावाट कर दी गई है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और बता दें कि इन स्वीकृत पार्कों में 10,401 मेगावाट की कुल क्षमता वाली सौर परियोजनाएं चालू की गई हैं, जिनमें 284 मेगावाट 2023 के कैलेंडर वर्ष में चालू की गई है। जनवरी से नवंबर 2023 के दौरान ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर कार्यक्रम के तहत लगभग 441 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है। बायो सीएनजी संचालित वैन के माध्यम से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बायोमास न जलाने और इसे बायो एनर्जी रूपांतरण के लिए उपयोग करने का संदेश फैलाने की एक पहल की गई है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 मार्च 2023 को इरेडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। यह जानकारी नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से दी गई है। भारत ने 14-15 जनवरी 2023 को अबू धाबी में आयोजित बैठक में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 13वीं सभा की अध्यक्षता ग्रहण की है, जो विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह आप ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6वां सत्र 31 अक्टूबर 2023 को भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। तो ये कुछ डेटा थे नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से रिलेटेड, इसको आप ध्यान रखेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साल्टन सागर, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और लास्ट के ये जो तीनों पॉइंट है ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेंगे, तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साल्टन सागर में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार की खोज की गई है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। साल्टन सागर संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। साल्टन सागर कैलिफोर्निया के कैलोराडो रेगिस्तान में स्थित है और यह सागर समुद्र तल से 228 फीट नीचे है। अब जब बात यहां पे दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की हो रही है, तो बता दें कि सर्वाधिक लिथियम भंडार वाले जो देश हैं शीर्ष के, उसमें चिली पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे स्थान पे अर्जेंटीना है। और सर्वाधिक लिथियम उत्पादक जो देश हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, चिली नंबर 2 पे और चीन नंबर 3 पे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं बरबेरा बंदरगाह के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि बरबेरा का बंदरगाह खबरों में था क्योंकि इथियोपिया ने सोमालिया के अलग हुए क्षेत्र सोमालीलैंड के साथ अपने लाल सागर बंदरगाह बरबेरा का उपयोग करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि जो हमारा सोमालिया है उसी का एक लैंड है जिसको सोमालीलैंड कहते हैं, वहीं पे बरबेरा बंदरगाह स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। सोमालीलैंड में बरबेरा इथियोपिया को लाल सागर और स्वेज नहर तक पहुंच प्रदान करता है। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं डेरियन गैप। डेरियन गैप न्यूज में क्यों बना हुआ था और यह हमारे एग्जाम के लिए निश्चित ही इंपॉर्टेंट होगा। तो न्यूज यह है कि वर्ष 2023 में रिकॉर्ड 5 लाख प्रवासियों ने लैटिन अमेरिका के खतरनाक डेरियन गैप से अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया है। यानी कि डेरियन गैप कहां पे है, अमेरिका में है, ये आप ध्यान रखेंगे। यह स्थित आंशिक रूप से एक बार समुद्र तल राष्ट्र के लंबे आर्थिक और सामाजिक पतन के कारण पलायन करने वाले वेनेजुएला निवासियों की संख्या में तेजी वृद्धि के कारण हुई है। ये आपका पूरा डेरियन गैप है जो कि गल्फ ऑफ पनामा से लगता है, सॉरी ये टोटली अमेरिका में स्थित नहीं है। और यहीं पे जो है जो आपके मतलब कि प्रवासी हैं वो लैटिन अमेरिका की तरफ जो है प्रवेश करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अच्छा, इसी तरीके से एक मैंने गैप के बारे में और बताया था जिसका नाम था सिकमोरा गैप। तो अगर आपको ये भी ध्यान है कि सिकमोरा गैप किस देश में पड़ता है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये तो रहा आज का करंट अफेयर। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।